नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। मैं हूं कमांडर संदीप तंवर। आज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रिगेडियर आशीष पोपली। आशीष, वेलकम टू इनसाइटफुल थैंक नॉलेज। यू संदीप। और आज का टॉपिक भारतीयों को तो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि काफी समय से इस देश के साथ एक युद्ध तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक जो कोल्ड वॉर टाइप की होती है वो भारत की चल रही है। और ये देश है टर्की, और जिसको अब वो लोग तुर्की कहने लग गए हैं, अपने को चेंज कर लिया, क्योंकि एक बर्ड भी होती है टर्की, तो उससे लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि देश का नाम ले रहे हैं कि बर्ड का नाम ले रहे हैं। बहरहाल, हम उसको टर्की ही कहेंगे। और तो अ, हुआ क्या, मतलब शुरू में 1947 में रिकॉग्नाइज हुआ, थोड़ा सा बहुत ज्यादा हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, फिर इम्प्रूव हुआ। और लेकिन जो मेजर डिप आया वो 1970s में आया। वो उसके ऊपर आशीष मेरे ख्याल से आपको बताएंगे। और जो सबसे जो बड़ा डिप आया है रिलेशनशिप में, वो आया है जब से इनके प्रेसिडेंट जो है एर्दोगन, वो आए हैं। तो ज्यादा बात ना करते हुए मैं आशीष के पास ही चलूंगा और उनसे ही पूछूंगा कि भाई ये एक तो थोड़ा हिस्ट्री में हमें लेके चले कि ये टर्की की हिस्ट्री क्या है, ऑटोमन एम्पायर वगैरह के बारे में बताएं। अगर हो सके तो जो पिछली जो 7 सेंचुरीज जो निकली हैं, उन पे अगर एक फोकस रखते हुए हमें बताएं, तो फिर आगे हम गतिविधि को बढ़ाएंगे और समझेंगे कि क्या है इनके साथ, क्या इशू क्या है इस देश के साथ, और हमारा इनके साथ क्या ऐसा नाता है जो कि ठीक से नहीं बैठ रहा है। प्लीज आशीष बताइए। ओके, टर्की पे हम बात करने वाले हैं। और जैसा आपने बताया, स्टार्ट पॉइंट मैं ऑटोमन एम्पायर से लूंगा, जो 1299 से शुरू हुआ, तकरीबन 1300 से स्टार्ट हुआ। और इस एपिसोड को हम लेके जाएंगे उस एंड तक जहां पर जो हमारी रंजिश सी बनी हुई है, कोल्ड स्टेटस इनके साथ शुरू से रहा है कई सालों से, हमारी आजादी के बाद से। और आज इंडिया क्या कर रहा है इनके नेबरिंग नेशंस, मैं 3 का नाम ले लेता हूं, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे टर्की से लिंक करके। साइप्रस, हाँ जी। आर्मेनिया और ग्रीस। तो इन तीनों को मैं लिंक करूंगा कि क्यों मैं इन तीनों को बात कर रहा हूं टर्की के साथ जब हम लिंक करते हैं। कमिंग बैक टू ऑटोमन जी। एम्पायर, दुनिया का मॉडर्न हिस्ट्री में से बड़ा एम्पायर रहा है। 700 तकरीबन 623 साल चला। 7 सेंचुरी जिसको हम्म। बोलते हैं, 1299 से स्पेसिफिक 1922 तक। तो बिल्कुल अभी 100 साल पहले तक। इस दौरान इसकी जो स्प्रेड थी, अगर मैं उसको बताऊं, तो मॉडर्न कंट्रीज जो है, मैं उनके नाम ले रहा हूं, हालांकि ये उस टाइम सिर्फ ऑटोमन एम्पायर में थे और ये कंट्रीज नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज की कंट्रीज से, जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, पहली बात, इस जी। इलाके को जो आज तुर्की हम जिसको बोल रहे हैं, इसको एनातोलिया बोला जाता था। तो वर्ड ऑटोमन एम्पायर में टर्की वर्ड नहीं आता, एनातोलिया आता। इसकी जी। एक्सटेंट जो थी, अगर हम वहां के आप मैप दिखाओगे तो उसके जो समुंदर हैं टर्की के आसपास, ब्लैक सी, तो उसके आसपास क्रिमिया, पार्ट ऑफ यूक्रेन, ये ऑटोमन का एम्पायर था। अगर मैं नीचे आता हूं एजियन सी में, तो आप और कॉकेसस और प्रेजेंट डे इराक, जॉर्डन, प्रेजेंट डे इजराइल, लेबनान, सीरिया, नीचे की तरफ आऊं मैं तो इवन सऊदी अरेबिया, रेड सी के साथ साथ मक्का मदीना, ये ऑटोमन एम्पायर में थे। इजिप्ट, मेडिटेरेनियन सी में जा रहा हूं अब मैं, नॉर्थ पार्ट ऑफ इजिप्ट, लिबिया, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया। और अगर एड्रियाटिक सी में चला जाऊं तो क्रोएशिया का थोड़ा सा हिस्सा, लेकिन बाकी बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, ग्रीस, बल्गेरिया, रोमानिया, मैकेडोनिया, ये सब ऑटोमन एम्पायर के हिस्सा थे। मैं एक आधा शायद छूट गया हूं मेरे से, बट यू जी। अंडरस्टैंड कि 4 समुंदर, मेडिटेरेनियन, रेड सी, ब्लैक सी, एड्रियाटिक सी और एजियन सी, जो ग्रीस के साथ है, 5 समुंदर जी। जी। के आसपास जितना लैंड मास था वो ऑटोमन एम्पायर का था। और 623 साल रहा, धीरे धीरे बढ़ता गया। तो पहले 150 साल तो बहुत इनका सेंट्रलाइज्ड एरिया था जो प्रेजेंट डे टर्की है। उसके बाद ये एक्विजिशन करते गए और 623 साल इन्होंने राज किया इतने बड़े एरिया में। पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूं कि तकरीबन 1700 से 1700 1700 से इनका डिक्लाइन शुरू हुआ, क्योंकि यूरोप, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस बड़े जी। सी पावर्स बन गए, उनके पास शिपिंग हो गई, मॉडर्नाइज होने शुरू हो गए उन दिनों के कॉन्टेक्स्ट में। तो जो लैंड रूट जो ये ऑटोमन एम्पायर पकड़ता था इन समुद्री इलाकों के साथ, सुएज कैनाल नहीं हुआ करती थी, लेकिन लैंड से ट्रेड हम्म। हुआ करता था। और प्रेजेंट डे एशिया यूरोप को ये ब्रिज करता था। तो ये लैंड जी। रूट्स की रेलेवेंस थोड़ी कम हो गई इनकी, बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग नॉट इतना एजुकेशन में नहीं थे। तो यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में ये पीछे रह गए एजुकेशन या डेवलपमेंट में। और यूरोप को अपनी सी लेन्स अफ्रीका के साउथ से मिल गई और इंडिया के साथ ट्रेड इत्यादि शुरू हो गया, पर्शिया के साथ शुरू हो गया। तो
उनको ऑटोमन एम्पायर की जो स्ट्रेंथ थी वो कम होती गई, रेलेवेंस कम होती गई। जी, मैं इसमें लाना चाहता हूं वर्ल्ड वॉर वन को। ये एक बहुत बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ ऑटोमन एम्पायर के लिए 1919 के आसपास, 1914 से ओके, 1919। इस दौरान ये ध्यान में रखना चाहिए कि इसराइल नाम की कोई चीज नहीं थी। ये पहले जी, पैलेस्टीनियन प्रोविंस हुआ करती थी जो ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा थी, जिसको आज हम गाजा और इसराइल बोलते हैं। उन दिनों में दो एग्रीमेंट हुए। जब वर्ल्ड वॉर वन शुरू हुई तो अनफॉर्चुनेटली ऑटोमन एम्पायर ने अलाइन किया अपने आप को जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी के साथ। जी, वेरस जो जीते वर्ल्ड वॉर वन वो थे ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। तो ये हारने वाली साइड में आ गए। बाय वर्च्यू ऑफ दैट, अगर इन्होंने अलाइनमेंट अपनी दूसरी रखी होती तो हिस्ट्री शायद दूसरी होती। लेकिन आप देखिए कि क्योंकि ब्रिटेन फ्रांस जीते, रशिया जीती, तो इनके ऑटोमन एम्पायर को उन्होंने चॉप कर दिया, बिल्कुल खदेड़ दिया। एक जी, एग्रीमेंट हुआ साइक्स पाइकॉट एग्रीमेंट 1916 में, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन। उसमें ब्रिटेन और फ्रांस ने आपस में डिसाइड किया कि हम अरब टेरिटरीज को आपस में बांट लेंगे। तो कुछ एरियाज फ्रेंच कंट्रोल हो गए, कुछ ब्रिटिश कंट्रोल हो गए, जैसे ईरान, इराक, कुवैत। ये सब जो ऑटोमन के हिस्से थे, ये सब फ्रांस और ब्रिटेन ने आपस में बांट लिया। लेबनान, सऊदी, सीरिया, और ये नए देश बनने की कगार पे चलने लगे। फिर 1917 अगले साल ब्रिटेन ने एक और, जहां जहां ब्रिटिश एम्पायर रहा है उन्होंने काफी क्याओस किया ही है, हम भी भुगते हुए। तो उन्होंने एक या, बाल्फोर एग्रीमेंट करा। उसके तहत उन्होंने कहा कि ज्यूज के साथ बड़ा अन्याय हुआ है, बड़ी एक्सोडस हुई है। अब ये हिटलर का जमाना नहीं आया है, ये मैं वर्ल्ड वॉर वन के ड्यूरिंग बात कर रहा हूँ, कि ज्यूज के साथ बहुत अन्याय हुआ है। तो जो पैलेस्टीन प्रोविंस है वहां पर हमारे को ज्यूज को सेटल कर देना चाहिए, क्योंकि एक हिस्टोरिकल बाइबल में रेफरेंस है जेरूसलम और ज्यूज का वहां से एक्सोडस होने का। तो ये एरिया हम उनको देते हैं। सो ब्रिटेन ने खुद डिसाइड किया, किसी की परमिशन नहीं थी। नाउ इसराइल 1945 में जाकर के इसराइल बना अल्टीमेटली, लेकिन डिसीजन 1917 में उनको ज्यूज को सेटल करने का ले लिया गया। मैं जी, कुछ देशों के नाम ले रहा हूं जो क्रिएट हुए बाय वर्च्यू ऑफ साइक्स पाइकॉट और बाल्फोर एग्रीमेंट, जो ये दो का मैंने नाम लिया। इराक 1920 में बना, जॉर्डन 1921 में बना, सऊदी अरेबिया 1932 में बना। ये सब ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा थे, और वर्ल्ड वॉर वन के खत्म होते होते ये सब टेरिटरीज डिवाइड कर दी ब्रिटिश और फ्रेंच पावर्स ने। मॉडर्न टर्की की अगर मैं बात करूं, क्योंकि इनकी बाउंड्रीज बनी 1923 में, जी, ट्रीटी हुई 1922 में, ट्रीटी ऑफ लुजैन, जिसमें टर्की नाम के देश की बाउंड्रीज को अलाइन किया गया, मार्क किया गया पहली बार। इनकी उसमें कोई विलिंगनेस नहीं थी, देवर टोटली अगेंस्ट ट्रीटी ऑफ लुजैन, क्योंकि इतने बड़े आप बादशाह, इतनी आपकी सल्तनत, और आपका सारे हिस्से काट दिए। नई कंट्रीज बन गई, सब नई कंट्रीज बन गई, जिनका ट्रांस जॉर्डन से जॉर्डन जी, बन गया, लेबनान बन गया। तो ये सब नई कंट्रीज जब क्रिएट हुई अरब वर्ल्ड में, तो ऑटोमन एम्पायर सिर्फ जो प्रेजेंट डे टर्की है वो रह गया। जो वेस्टर्न पार्ट में हम देखें एड्रियाटिक सी के साथ, ग्रीस, बल्गेरिया, रोमानिया इत्यादि, वो भी सब नए देश बन गए। तो टर्की सिर्फ स्पैन करने लग गया अंकारा, इस्तांबुल, बॉस्फोरस स्ट्रेट का वो समुद्र का हिस्सा जो ब्लैक सी से सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट करता है, एंड लिटिल बिट ऑन द अदर साइड जो इस्तांबुल की टेरिटरी बनी, जो आज प्रेजेंट डे टर्की है। नाउ ट्रीटी ऑफ लुजैन में जो कंट्रीज क्रिएट हुई, एनातोलिया का नाम बन गया टर्की, मेसोपोटामिया का नाम बन गया इराक, सीरिया रीजन के दो हिस्से बने, एक सीरिया कंट्री और एक लेबनान, पैलेस्टीन प्रोविंस का बना इसराइल, एंड पैलेस्टीनियन टेरिटरीज। पैलेस्टीन देश नहीं बना, बाकी सब देश बने। ट्रांस जॉर्डन का नाम बन गया, छोटा हिस्सा करके उनको जॉर्डन दे दिया, जो जॉर्डन रिवर के ईस्ट में था। अरेबियन प्रोविंसेस जितनी थी, कई सारी थी उनकी, उसको इन्होंने कुछ मर्ज करके किंग सऊद ने 1932 में उसका सऊदी अरेबिया, अपना नाम सऊद फैमिली से दे दिया, और नीचे यमन क्रिएट हो गया। जो बाल्कन एरिया है उसमें देश बन गए ग्रीस, सर्बिया, युगोस्लाविया बेसिकली, जो बाद में टूटने के बाद 7 कंट्री अलग बनी, बट ग्रीस एंड युगोस्लाविया। टर्की की अगर हम आज की बात करें, तकरीबन पॉपुलेशन 9 करोड़, जिसमें 75% टर्क्स हैं, और तकरीबन 20% इसमें कुर्दिश हैं। तो यानी मेजॉरिटी पॉपुलेशन दो कम्युनिटी की है, टर्किश 75%, कुर्दिश अबाउट 20%, बाकी जूज, क्रिश्चियंस, ये वो मिलाकर के बाकी 4-5% है। इनकी जीडीपी आज की तारीख में $1.3 ट्रिलियन है। अगर मैं नॉमिनल जीडीपी इंडिया से कंपेयर करूं तो इंडिया टचिंग $4 to $5 ट्रिलियन है। यानी हमारी जीडीपी
इनसे 3 या 4 गुना ऊपर जा रही है। लेकिन बिकॉज इनकी पॉपुलेशन सिर्फ 9 करोड़ है और हम 140 करोड़ हैं, हुँ, तो पर कैपिटा जीडीपी में ये तकरीबन $15,000 है, वेरएज हम अभी हुँ, 3-3.5 हजार डॉलर की बात करते हैं। सो पर कैपिटा जीडीपी में हम नीचे हैं, नॉमिनल जीडीपी में 3-4 गुना ऊपर। टर्की नेटो का हिस्सा बना 1952 में, आज तक नेटो का हिस्सा है। इसमें मेजर इंडस्ट्रीज ऑटोमोटिव, डिफेंस, व्हाइट गुड मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, ये इनके हुँ, बड़े स्टील, ये इनके बड़े इंडस्ट्रीज हैं और यूरोप को फीड करते हैं ये लोग। ड्रॉबैक इनका, इनके पास इस इलाके में आसपास जितने देश इनसे काटे गए, सी द स्टोरी, बिकॉज फ्यूल, फॉसिल फ्यूल हुँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत बड़ी चीज बनती जा रही थी। तो जहां जहां उस टाइम के सर्वेज ने आपको फ्यूल बताया, फ्रांस और ब्रिटेन ने उनको अलग देश कर दिया। टर्की हुँ, के पास कोई ऑयल नहीं, इट इज डिपेंडेंट हेविली ऑन इंपोर्ट। जैसे इंडिया इंपोर्ट करता है वैसे टर्की इंपोर्ट करता है एनर्जी, हुँ, रशिया से करता है, नेबरिंग अजरबैजान से करता है और बाकी जगहों, ठीक है, ईरान से भी करता है। इसके साथ में इनकी हिस्ट्री के साथ थोड़ी सी ज्योग्राफी ऐड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम उसके ऊपर ही चलने वाला है। जी, जी। ज्योग्राफी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रही। ये एक कनेक्टिंग बेल्ट एशियन लैंडमास और यूरोपियन लैंडमास के आज भी हैं। इनके आसपास समुंदर हैं, मैंने नाम ले लिया उनके, ब्लैक, एजियन, मार्मरा, एड्रियाटिक, मेडिटेरेनियन। आज की तारीख में ये यूरोप और मिडल ईस्ट, कॉकेसस एरिया और अफ्रीका, इन सब के बीच में बैठा हुआ है। सारे ट्रेड रूट्स इनके थ्रू निकलते थे, आज भी निकलते हैं। लैंड के ऊपर निकलने वाली आपकी जितनी पाइपलाइंस हैं, चाहे वो अजरबैजान से यूरोप की तरफ गैस या फ्यूल की पाइपलाइंस हो, वो इनके थ्रू जाती है। बॉस्फोरस स्ट्रेट, जिसको ये कंट्रोल करते हैं, बिटवीन ब्लैक सी एंड सी ऑफ मरमरा, जो एड्रियाटिक में मिलता है। तो एड्रियाटिक और ब्लैक सी को कनेक्ट करने वाली बॉस्फोरस स्ट्रेट जो इस्तांबुल में है, वो इनके कंट्रोल में है। दैट मीन्स रशियन फ्लीट, रशियन नेवी के लिए वार्म वाटर सिर्फ ब्लैक सी वाला ही है, उनको एक्सेस टू मेडिटेरेनियन इनके हाथ में आ जाता है। प्लस यूक्रेन, जी, जो मॉडर्न यूक्रेन बना आज की तारीख में, उनका जो व्हीट इत्यादि जो एक्सपोर्ट है पूरी दुनिया में जाता है, उनका बहुत हेवी एक्सपोर्ट, वो भी हम वो भी इस बॉस्फोरस स्ट्रेट से जाता है। सो ज्योग्राफिकली ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट इलाके में हैं और इसलिए इनकी एक जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस दुनिया में हमेशा रहे। तो अच्छा हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो ओटोमन एम्पायर जैसी चीज जो थी वो भी आर्टिफिशियली क्रिएटेड थी। जो ओरिजिनल जो देश हैं उस रीजन में अगर देखें हिस्टोरिकली, तो वो केवल इजिप्ट, इराक, ईरान थे। और डिस्प्यूटेड है कि लेबनान था कि नहीं था, और इसके ऊपर कहते हैं कि था। सो दैट इज डिस्प्यूटेड थिंग। तो ये जो ओरिजिनल देश थे, जैसे ग्रीस एक ओरिजिनल देश था, ठीक है। फिर सिप्रस हो गया, साइप्रस कहते हैं उसको कोई, आर्मेनिया हो गया। सो इनसे क्या डिस्प्यूट क्या है टर्की की। उसमें सीरिया का भी कभी कभी आ जाता है, काफी ज्यादा चर्चा में आता है सीरिया भी। तो इन सब देशों से क्या प्रॉब्लम क्या है, एक एक करके कुछ गौर करें इसके ऊपर। जैसे एक्सप्लेन किया मैंने ऑटोमन एम्पायर, ये जो देश आपने नाम लिए, ग्रीस, साइप्रस, सीरिया, आर्मेनिया, ये सब पुराने इन्हीं का इलाका है। तो एक वो फिefdom हम्म, की जागीरदार वाला माइंडसेट रहता ही है कि ये तो हमारे से ही टूटे हैं। और जैसे टूटते हम्म, हैं तो बाउंड्री इश्यूज, कहीं रिवर का इशू, हम वी आर फेसिंग विद या मैकमahon एंड रेडक्लिफ लाइन, लाइकवाइज सूडान एंड साउथ सूडान। तो जहां से अंग्रेज गए हैं, कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा करके गए हैं, लाइकवाइज इनका भी। अब इनके तो बहुत सारे हिस्से टूटे, तो ऑब्वियसली कुछ ना हम्म, कुछ उनके साथ पॉपुलेशन इंटरमिक्स, और ये लाइनें फ्रांस और ब्रिटेन ने खींची हैं देशों के लिए, ईरान, जी, इराक, कुवैत, इन्होंने खुद बना दिए। कोई वहां पर जैसे रेडक्लिफ लाइन लगी, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगा कि कौन सी एथनिसिटी के लोग किस तरफ बंट जाएंगे, तो अपनी मर्जी से हम्म, इन्होंने बनाई। खैर, हम बात करते हैं 3 देशों की, क्योंकि इंडिया को मैं उससे लिंक करना चाहता हूँ। वन इज ग्रीस। ग्रीस जी, का अगर मैप देखें तो ग्रीस का जो मेनलैंड है यूरोप में, उसके अलावा इट इज बेसिकली स्प्लिंटर्ड आइलैंड्स। या और जो आइलैंड्स हैं वो टर्किश लैंडमास, जो मेन एशियन लैंडमास है टर्की का, उससे 3 नॉटिकल माइल दूर तक है। तो कैनन शॉट जी, रूल एक पहले हुआ करता था, जो सीफेरर्स होते थे, तो ये 3-4 नॉटिकल माइल दूर उनके ग्रीस के आइलैंड्स हैं। अब यहां डिस्प्यूट आता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज का, जिसका टर्की सिग्नेटरी नहीं है बाय द वे, बट हम्म, ग्रीस है। तो उसमें डेफिनेशंस आती हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ की, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, टेरिटोरियल सी इत्यादि। अगर मैं टेरिटोरियल सी की बात करूं तो 12 नॉटिकल माइल होना चाहिए।
लेकिन वो आइलैंड तो लैंडमास से ही 3 नॉटिकल माइल है, यानी टर्की के लैंड तक उनका पूरा समुद्र उनका हो गया, एजियन सी। और वन साइड हम्म। में देखूं टुवर्ड्स ग्रीस उन आइलैंड से, तो सारा एड्रियाटिक सी उनके कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो 200 नॉटिकल माइल की बात होती है, वो सारा का सारा एजियन सी ग्रीस का होना चाहिए, और ग्रीस क्लेम करता है। टर्की अपनी तरफ से ऑल्दो उनक्लॉस का सिग्नेटरी नहीं है, लेकिन वो कैनन हम्म। शॉट रूल इत्यादि कई और रूल निकालता है कि ये तो हमारी पुरानी टेरिटरी थी, तो ऑब्वियसली ये हमारा है। सो देयर इज अ ह्यूज डिस्प्यूट कंटिन्यूइंग फ्रॉम 1923 टिल नाउ विद ग्रीस। अब उस समय और आज के समय में सिग्निफिकेंस बढ़ गई। आज हम बात कर रहे हम्म। हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ में गैस की, हम बात कर रहे हैं ऑयल रिजर्व्स, क्रिटिकल जी मिनरल्स, एयर स्पेस, एयर स्पेस वायलेशंस, मैं फिशिंग इनकी बात करूं, रेडियो स्टेशन की बात करूं जो आइलैंड के ऊपर लगा दिए ग्रीस ने, सो मॉनिटरिंग स्टेशन। सो दिस हैज अ ह्यूज इशू बिटवीन द टू नेशंस। ठीक है, इनकी मैरीटाइम बाउंड्रीज जो हैं वो डिफाइन नहीं की गई। जब ये देश बने थे अंडर द ट्रीटी ऑफ लुजैन, तो इनकी मैरीटाइम लैंड बाउंड्री बना दी ब्रिटेन ने, लेकिन मैरीटाइम बाउंड्री नहीं जी बनाई, तो आज तक ये डिस्प्यूट चल रहा है। सो समवेयर आई विल ब्रिंग इंडिया इनटू दिस। सो ग्रीस के साथ इनका इशू है, मैरीटाइम इश्यूज हैं। इनको मैं थोड़ा सा कवर कर लूं, क्योंकि ईस्ट मेडिटेरेनियन में गैस फाइंड्स हुई हैं पिछले कुछ सालों में, तो अभी वो बहुत जरूरी एक सोर्स बन गई। सो टर्की ने एक लाइन खींची, अपना एक मैप इशू किया, जो उन्होंने लिबिया तक खींच दी मेडिटेरेनियन सी में, कि अब इस हम्म। लाइन के अंदर सारी गैस हमारी होगी, गैस या जो भी निकलेगा इसमें। उसमें ग्रीस का एक आइलैंड है क्रेट, और एक है हम्म। रोड्स, ये दो बड़े आइलैंड है, वो दोनों उन्होंने उसमें जी अपने ही कर लिए। इसके काउंटर में ग्रीस ने एक लाइन अपनी खींची, और इजिप्ट के साथ उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया। उन्होंने एक लाइन सीधी, ग्रीस के नीचे इजिप्ट आता है मेडिटेरेनियन के परली साइड, जी। उन्होंने अपनी लाइन खींच दी, जिसमें क्रेट और रोड्स वगैरह इत्यादि साइप्रस सब उनके हो गए। तो एक डिमार्केशन, जो कार्टोग्राफिक इश्यूज चल रहे हैं, ये इन दोनों देशों के बीच में है। नेक्स्ट मैं आता हूं साइप्रस। अब मैप में देखें, साइप्रस इज वेरी क्लोज टू टर्किश लैंड मास। जी। इसमें जो पॉपुलेशन है, वो आज की तारीख में दो टाइप की पॉपुलेशन हो गई है। नर्दर्न पोर्शन में टर्किश लोगों ने इन्वेड करके उसके अंदर अपना पैर जमा किया, और सदर्न पोर्शन जिसको हम, और वो नर्दर्न पोर्शन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं है। ओके। जो सदर्न पोर्शन है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है एज ए फुल आइलैंड, नर्दर्न सदर्न मिलाकर के, जी। जिसको हम साइप्रस बोलते हैं, लेकिन वो है ग्रीक साइप्रस। ऊपर वाला हो गया हम्म। टर्किश साइप्रस, और नीचे वाला ग्रीक साइप्रस, टोटल मिलाकर के एक कंट्री साइप्रस। साइप्रस एज ए नेशन इज एक्सेप्टेड बाय ऑल कंट्रीज, बट टर्की क्लेम्स द अपर 1/3 पार्ट, जिसमें उसकी अपनी टर्किश सिप्रियोट्स वहां रहते हैं। ये लाइन हम्म। जो है, ये लाइन जो डिवाइडिंग लाइन है, इसका नाम है ग्रीन लाइन, एंड आई विल कम टू दिस व्हेन आई डिस्कस इंडिया का स्टेप इसमें। 1974 में टर्की ने इन्वेड करके नदर्न पोर्शन रख लिया था। इसके साथ भी द मोमेंट यू से कि आइलैंड मेरा है और दूसरा कहे कि मेरा है, तो आपके मैरीटाइम इश्यूज, गैस फाइंड्स, ऑयल फाइंड, मिलिट्री प्रेजेंस, ये सब इशू फिर आइलैंड के साथ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये सब इश्यूज जुड़ जाते हैं। थर्ड कंट्री में टच कर रहा हूं, आर्मेनिया। आर्मेनिया ऑटोमन एम्पायर का एक पार्ट हुआ करता था, और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उनके साथ एक बहुत बड़ा जेनोसाइड हुआ। जब इनको दिखा, जी। ऑटोमन वालों को दिखा कि ये तो हमारे कटने वाले हैं चीजें, कई एग्रीमेंट हो रहे हैं फ्रांस और ब्रिटेन जो कर रहे हैं, तो जो ईस्टर्न एनातोलिया में जो आर्मेनियंस रहते थे, उनके साथ जेनोसाइड सा हुआ, उनको कई लाखों लोग मारे गए, और उनको पुश कर दिया गया प्रेजेंट डे आर्मेनिया की तरफ। बहुत छोटा देश है आर्मेनिया। जी। इनका जो आज की तारीख में बॉर्डर है, वो 1993 से टर्की और आर्मेनिया का बॉर्डर बंद है, सील्ड है, देयर इज नो मूवमेंट। आर्मेनिया के ईस्ट में एक देश है अजरबैजान, जो कैस्पियन सी के जी। साथ टच करता है। टर्की और अजरबैजान के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन बीच में फंसता है आर्मेनिया, और एक मैं वर्ड यूज कर लेता, नगोर्नो कराबाख, एक लैंडमास था जिसके ऊपर लड़ाई भी हुई है जी। अजरबैजान आर्मेनिया की। खैर उसको आज बात नहीं करूंगा, बट टर्की सपोर्ट्स अजरबैजान। पाकिस्तान डज नॉट रिकॉग्नाइज आर्मेनिया। कहते हैं कि मतलब 70s तक शायद हमारे रिलेशनशिप कुछ कुछ ओके थे, 70s में खराब होने लगे। फिर जितने भी पाकिस्तान के साथ जो हमारे युद्ध हुए हो, उसमें देखा यह गया है कि टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया है। और स्पेशली जो अभी रिसेंट जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें क्लियर कट इंडिकेशन है कि वहाँ के टेक्नीशियंस, वहाँ के बहुत सारे ड्रोन ऑपरेटर्स, और कहा तो ये भी जा रहा है कि S-400 के जो ऑपरेटर्स और थे, वो सब वहाँ पे आए हुए थे पाकिस्तान में, और उनको असिस्ट कर रहे थे। इनफैक्ट 6 वहाँ पे C-130 जो थे
टर्किश वो पार्क थे, और उनकी एक वॉरशिप भी आई हुई थी, लगी हुई थी जस्ट बिफोर ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी कि ये वॉर होएगी ही होएगी। तो कुछ प्रकाश डालिए, ये जो पिछले कुछ 5 से 6 दशकों में इनके साथ जो हमारे रिलेशनशिप रहे हैं और युद्ध जो हुए हैं। ओके, तो बात करते हैं टर्की इंडिया के बारे में। 1947 में हम आजाद हुए, 1923 में टर्की बना था, जब कमाल अतातुर्क वहां के लीडर थे। तो नेहरूवियन एरा जो हमारा रहा 1947 से 1962 तक, नेहरू एरा अगर मैं बोलूं, वो कोइंसाइड करा कमाल अतातुर्क, ये दो बड़ी स्ट्रांग पर्सनालिटीज थी टर्की और इंडिया में। टर्की के साथ हमारे रिलेशंस उस एरा में कॉर्डियल थे, लेकिन क्लोज नहीं थे। रीजन था, जी टर्की नेटो का हिस्सा बन गया, हम लोग नॉन अलाइंड मूवमेंट की तरफ थे। टर्की वेस्टर्न ब्लॉक जी को प्रेफर करता था, नेहरू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता था। इन दोनों की पॉलिटिकल ओरिएंटेशन थी, वो अलग अलग डायरेक्शन में थी, और ये स्ट्रांग पर्सनालिटीज थे, तो हमारे रिलेशन कॉर्डियल थे, बस इतने पर ही रह गई कहानी। अगर मैं बात करूं पोस्ट नेहरू एरा, अगर मैं कोल्ड वॉर के टाइम की बात करूं और 1980s तक ले आऊं अभी मैं, तो इसमें रिलेशनशिप्स और डाउनहिल चले गए हमारे। रीजन, टर्की नेटो का पार्ट था, मैंने बताया। उन दिनों एक और ऑर्गेनाइजेशन बनी, सेंटो, पाकिस्तान जिसका हिस्सा जी है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सो पाकिस्तान सेंटो का हिस्सा है, नेटो का नहीं है। टर्की दोनों का हिस्सा है। टर्की लीन हुआ पाकिस्तान की तरफ 1965 और 71 की वॉर में। फिजिकल सपोर्ट, मिलिट्री इक्विपमेंट इत्यादि नहीं था, लेकिन लीन था उस तरफ। तो ये एक जी जी क्यों था, मे बी मुस्लिम मेजोरिटी थी, मुस्लिम सॉलिडारिटी की बात हो रही है, सेंटो का पार्ट था पाकिस्तान। सो पाकिस्तान ऑल्सो ऑलवेज यूएस की तरफ लीन होता था, जो टर्की भी नेटो का हिस्सा था। तो ये एक अलग ब्लॉक सा बन गया। अगर मैं 1990s और से आगे की बात करूं, जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, दैट वाज द ओनली टाइम फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड जब हमारा रिलेशन थोड़ा सा अपवर्ड स्विंग में आया। हमारी आइडियोलॉजिकल जो डिविजन्स थी वो थोड़ी सी शायद रिड्यूस हुई, लेकिन ट्रेड टूरिज्म थोड़ा बढ़ गया। तो एक हल्का सा अपस्विंग दिखा यहाँ पे। लेकिन इसमें भी अगर हम ध्यान दें कि हमारा जो कश्मीर इशू, जो मिलिटेंसी कश्मीर में शुरू हुई, वो लेट 80s में शुरू हुई और 90s में उसने गति पकड़ी। जैसे ही कश्मीर का इशू बढ़ रहा था, इंडिया फाउंड कि टर्की जहां भी इंटरनेशनल फोरम्स थे, वो कश्मीर की बात समय समय पे उठा देता था। अलाइंड विद पाकिस्तान, यस, वो पाकिस्तान के जी विचारों के साथ था, लेकिन समहाउ वो एक ऐसा लगता है कि जैसे इंडिया को अर्थ करने का एक उसके पास एक हथियार हाथ में था उसके। तो जगह जगह वो कश्मीर का फैक्टर उठ जाता था। 2003 में आए उनके जो प्रेजेंट राष्ट्रपति हैं, अर्दोहान। नाउ अर्दोहान इज अ पर्सनैलिटी ऑफ हिज ओन, और अभी कई 23 साल से वो वहां पर प्रेसिडेंट है। उसके टाइम पे, इस प्रेसिडेंट के टाइम पे हमारे रिलेशनशिप सिर्फ नीचे ही गए हैं, कोई ऊपर उठने का स्कोप नहीं आया। और उसकी वजह यह है कि कश्मीर इशू टर्की समय समय पे उठाता रहा है। इंडिया उसको अपनी तरफ से कि बायलेटरल है, हम थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं कहते, हमारी वो स्टैंडर्ड कहानी थी, तो वी नेवर गिव मच क्रेडेंस टू इट। बट जब 2019 में आर्टिकल 370 हटा, तो उसमें टर्की ने यूनाइटेड नेशन में बड़ा वॉसिफेरसली इसके ऊपर एतराज जताया है, और वहां से कहानी और ज्यादा बिगड़ी। ड्यूरिंग कारगिल वॉर 1999 में भी टर्की ने पाकिस्तान को वर्बली बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, क्योंकि कश्मीर से रिलेटेड कहानी थी। ऑप सिंदूर की आपने बात की है 2025 में, तो इनके स्पेशलिस्ट पाकिस्तान में थे। शिप का अंदाजा है कि शिप भी एक वहां थी। यूएवीज, ड्रोन्स, वो तो एस्टेब्लिश है कि इन्होंने पाकिस्तान को दिए हैं। तो मिलिट्री हार्डवेयर एंड मैन पावर टर्की से पाकिस्तान को मिली ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, ये एस्टेब्लिश हो। 2023 में अर्थक्वेक आया, अमंग्स द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स वाज इंडिया। जी 6 यस C-17 एयरक्राफ्ट और एनडीआरएफ की टीम्स और अर्थक्वेक से रिलेटेड जो भी, और ह्यूमैनिटेरियन एड और मेडिसिन एक्सेट्रा, 6 C-17 एयरक्राफ्ट वर्थ हमने यहां से भेजा था, बिना उनके मांगे हुए। उनकी रिक्वेस्ट इंडिया को कोई नहीं थी। सो एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तहत हम गए थे, और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन दोस्त। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जी एक अलग इसको नाम दिया था। मे बी दैट वाज अ वे टू एक्सटेंड अ हैंड, बट उसका कोई खास हुआ नहीं, क्योंकि ऑप सिंदूर में 2 साल के बाद टर्की ने पाकिस्तान को पूरा ओपनली सपोर्ट किया है विद मिलिट्री हार्डवेयर। अगर मैं इसके ऊपर डिल करूं थोड़ा सा कि पाकिस्तान के साथ उनकी क्यों, व्हाई डू दे लीन टुवर्ड्स पाकिस्तान? मुस्लिम्स हैं, दैट इज जी वन। ओके, बिफोर पार्टीशन 1947 से पहले इंडियन मुस्लिम्स जो थे, देयर वाज अ मूवमेंट कॉल्ड खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत इज अ जी वर्ड टेकन आउट फ्रॉम कैलिफेट। कैलिफेट
इसलिए क्योंकि ऑटोमान एम्पायर जो था वो कैलिफेट था। हम्म। तो खिलाफत मूवमेंट के तहत उस टाइम के बिफोर पार्टीशन 1920s 30s में जो इंडियन मुस्लिम थे, उन्होंने खिलाफत मूवमेंट कैलिफेट को सपोर्ट किया था। तो टर्की के साथ जी। इंडियन मुस्लिम्स का एक हमदर्दी उस जमाने से प्री पार्टीशन। देन अमंग्स मुस्लिम नेशंस आज की तारीख में पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो एक एंकर मिलता है उनको। मिलिट्री और इंडस्ट्रियल रिलेशंस उनके पाकिस्तान के साथ रहे हैं, और फैक्टर्स कश्मीर का हमेशा आ जाता है जस्ट टू कीप पाकिस्तान विद देम। दे नीड टू से समथिंग अबाउट कश्मीर, कभी कभी बोल देते हैं, कभी कभी बोल देते हैं, जिससे पाकिस्तान उनके कैंप में रहे। तो एक किस्म हम्म। का एक्सेस बना। तो अगर मैं एक्सेस वर्ड यूज कर लूं, इन तीन देशों का नाम ले रहा हूं, हालांकि ऐसा कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है, बट है टर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान। क्यों जी। मैं नाम ये ले रहा हूं? क्योंकि अगर इन तीनों को मुझे एज इंडिया कुछ करना है, तो मुझे एक काउंटर बैलेंस इन तीन देशों को करना है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूं। इसका कोई भारत ने कोई तोड़ निकाला कोई? जैसे एक मेरी एक थ्योरी है और उसको बहुत सराहा गया है कि उसको मैं कहता हूँ रिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट या जोन्स। ओके। तो अगर आपको किसी देश को तोड़ना है तो आप उसके चारों तरफ रिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जोन, मतलब कि हर तरफ आग लगा दे उसके आसपास के जितने भी देश हैं। और फिर दूसरी थ्योरी है कि रिंग ऑफ डेट, कि आप उन देशों को डेट में भी फंसा दे। तो ये मेरी थ्योरी है, लेकिन क्या भारत ने कभी इस तरह की थ्योरी को यूज करने की कोशिश की उस क्षेत्र में? ओके, रिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट या डेट तो मैं नहीं कहूंगा, बट एक रिंग की बात जरूर करूंगा। हम चाइना की बात करते हैं तो जी। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बात आ जाती है। तो इंडिया ने भी, आई टेक दैट एनालॉजी फ्रॉम यू, इस एक किस्म का रिंग। और मैंने तीन देशों के नाम लिए, टर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान। खासकर आज हम टर्की की बात कर रहे हैं। जी। इंडिया ने पिछले कुछ सालों में एक काउंटर वेलिंग, काउंटर बैलेंसिंग एक्ट शुरू किया है, जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। तीन पार्ट में हम कर रहे हैं। पहला, हम टर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान के जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, उनको काउंटर बैलेंस करना चाह रहे हैं, वन। पॉइंट नंबर टू, हम यूरोप के तरफ अलग ट्रेड रूट्स बनाना चाह रहे हैं। पॉइंट नंबर थ्री, हम अपना डिफेंस एक्सपोर्ट्स, मेड इन इंडिया जो डिफेंस हार्डवेयर है, उसको भी बढ़ाना चाह रहे हैं। मैं इन तीनों को लिंक करने वाला हूं। हम्म। पहले बात करूंगा ग्रीस। वाई ग्रीस? ग्रीस का मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया, टर्की के साथ टेरिटोरियल इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। जी। तो एक टेरिटोरियल एम्पथी वर्ड अगर मैं यूज कर लूं, कि अगर टर्की पाकिस्तान मतलब कश्मीर का इशू लेके चलता है, तो मैं अगर ग्रीस के उन आइलैंड्स जिनका कॉन्टिनेंटल शेल्फ और जहां गैस मिल गई है इत्यादि, अगर मैं ग्रीस को एम्पथाइज करूं, तो मैं एक काउंटर बैलेंस बनाता हूं टर्की के जो कश्मीर वाले इशू को वो छेड़ता रहता है। दूसरा, मैं जो बताया ट्रेड रूट्स की बात है, तो ग्रीस इज फॉर्मिंग ए मेजर पार्ट ऑफ इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, आईमेक। अभी बना नहीं है, जी। बट ये उसका एक स्टॉप ओवर है। दिस इज द एंट्री पॉइंट जो सऊदी अरेबिया, इसराइल से होकर के और फिर मेडिटेरेनियन को क्रॉस करके आप ग्रीस में लैंड करते हैं, देन यू हैव द मार्केट्स ऑफ यूरोप। सो एक आईपेक। इसमें इसमें भी टर्की को बहुत ज्यादा परेशानी है। बहुत ज्यादा, वो बहुत बहुत समय ज्यादा से परेशान। आवाज उठा रहे हैं कि हम इस दे आर नॉट, का हिस्सा होने दे आर चाहिए, नॉट हमको पार्ट ऑफ बनाना चाहिए इट, इसमें। दे आर नॉट पार्ट ऑफ इट। सो मैंने वर्ड यूज किया था काउंटर बैलेंसिंग। दूसरा है एक्सेस टू यूरोप। सो ग्रीस यहां फिट होता है इंडिया के लिए। दो विजिट हो चुके हैं पिछले 3 साल में। नेक्स्ट आई कम टू साइप्रस। और नॉर्थ और साउथ वाले साइप्रस की जो ग्रीन लाइन जो मैंने पहले मेंशन की, वो उस लाइन पर गए। इट इज लाइक गेटिंग फॉरेन डिग्नेटरी एंड टेकिंग हिम टू एलएसी। इंडिया में, हम्म। कश्मीर में हम नहीं लेके जाते, लेकिन अगर मैं एलएसी पर ले जाऊं, हम्म। तो एक बड़ा सिग्निफिकेंस होता है कि जो डिग्नेटरी आया है वो एक्सेप्ट कर रहा है कि पीओके आपका है, हम्म। नॉट एलएसी। ठीक है? तो ग्रीन लाइन पे खड़े होना, फोटो ऑप करना वहां पर और कुछ डिस्कशन करना एक सिग्निफिकेंस है। नहीं तो वो निकोसिया जाकर के, जो कैपिटल है, वहां जाकर के आ सकते थे, बट ग्रीन लाइन पे खड़े हुए प्राइम मिनिस्टर। सो आप एक इंडिकेशन दे रहे हो टर्की को अगेन, कि ये ग्रीन लाइन जायज नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनली वो रिकॉग्नाइज नहीं है। हम्म। साइप्रस को इंडिया जो बनाना चाह रहा है, उसी आईमेक का एक लॉजिस्टिक हब। प्लस जी। साइप्रस के साउथ में जो गैस फाइंड निकली हैं, साइप्रस के पास अभी वहां से एक्सट्रैक्ट कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मिल गई है, बहुत बड़ी क्वांटम में गैस और ऑयल मिला है। और उसको प्रोसेस करने के लिए, उसको लिक्विफाई करने के लिए इजिप्ट के साथ साइप्रस ने एग्रीमेंट किया है, क्योंकि नियरेस्ट इजिप्ट है। और जी। जी। इजिप्ट के साथ इंडिया का लिंकेज है फॉर बाइंग गैस एंड ऑयल।
सो एक किस्म का आप फ्यूचर देख रहे हैं कि ये गैस फाइंड जब मोनेटाइज होएगी साइप्रस की, तो आप वो लेना चाहते हैं साइप्रस से, रॉयल्टी मिलेगी इजिप्ट को उसमें। तो आपने वहां एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप खड़ी कर दी। साइप्रस के साथ इस बार जो लास्ट ईयर विजिट हुआ उसमें डिफेंस एक्सपोर्ट्स की बात भी हुई। कुछ हुआ नहीं है, लेकिन एक ओके। रिलेशनशिप को आपने दर्जा दे दिया, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप। तो इस पे बिल्ड हो अगेन। सो दिस इज एन इरिटेंट फॉर टर्की। नेक्स्ट इज आर्मेनिया, नेबर ऑफ अजरबैजान। आर्मेनिया को पाकिस्तान रिकॉग्नाइज नहीं करता, इंडिया रिकॉग्नाइज करता है, दुनिया करती है, पाकिस्तान नहीं करता टर्की के इन्फ्लुएंस में। आर्मेनिया के ईस्ट में अजरबैजान है, जो टर्की उसको अपना मानता है, पूरी वहां से कैस्पियन सी की गैस और ऑयल वहां से लेता है, इंपोर्ट करता है। आज की तारीख में इंडिया का बिगेस्ट डिफेंस एक्सपोर्ट जो होता है वो आर्मेनिया को होता है। लास्ट ईयर $1.5 बिलियन का हमने किया। एक ही कंट्री की जी। बात हो रही है और अभी स्टार्ट हुआ है। इनके पास, हमारे ऑपरेशन सिंदूर के पास बाद खासकर क्या क्या सिस्टम्स गए हैं, मैं 3-4 के नाम देता हूँ, और भी होंगे जो अभी ओपन डोमेन में शायद नहीं है। वन इज पिनाका रॉकेट सिस्टम। रीजन है क्योंकि इनका नगोर्नो कराबाख जो हमने बात किया, वहां पर लड़ाई अजरबैजान से होती रहती है। तो पिनाका रॉकेट सिस्टम जो लास्ट लड़ाई हुई थी आज से 3 साल पहले, उसमें इस्तेमाल किए गए थे। देन जी। इज ऑप सिंदूर के बाद आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ये उनको मिला है। जी। आर्टिलरी गन्स दी गई हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं, और एमुनेशन है। इसके अलावा भी कुछ है तो ओपन डोमेन में नहीं है। तो अगर मैं तीनों कंट्री की बात करूं, जो टर्की हमारे साथ करता है, पाकिस्तान को मिलिटरीली सपोर्ट करना ऑप सिंदूर में, तो हमने आर्मेनिया को, जो उनका नेबर है, उनको हमने मिलिट्री हार्डवेयर सपोर्ट कर दिया, तो आपने काउंटर बैलेंस कर दिया। वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं कश्मीर इशू पे, तो मैंने ग्रीस और साइप्रस के जो मैरीटाइम बाउंड्रीज हैं उनको सैंक्टिटी दे दी है, बल्कि मैं ग्रीन लाइन पे खड़े होकर के वहां पे बातचीत करके आ गया। तो आपने उनको फिर एक क्वेश्चन दे दिया कि अगर आप कश्मीर की बात जब जब करोगे, तो हमने इनके ग्रीस और साइप्रस के टेरिटोरियल आइलैंड्स की जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उसकी भी बात करेंगे। एक नई चीज जो हुई है, जो लास्ट में मैं कवर करना चाहता हूं, वो है एक 3+1 स्ट्रेटेजिक अलायंस। 3 देश और +1। तो ये 3 देश जो उभर के आ रहे हैं वो है ग्रीस, साइप्रस, इसराइल, और +1 में है जी। इंडिया। नहीं दिया। ये तीनों देशों ने लेटली इंडिया की तरफ कहीं बातचीत में आया है, एक दिया है कि एक इस किस्म का हम, क्योंकि आईमेक बन रहा है फ्यूचर में, तो एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बन जाए जिसमें इंडिया का स्टेक इस कॉरिडोर में बहुत ज्यादा हो, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, इंपोर्ट्स टू इंडिया, और इस कॉरिडोर में कई जगह इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोजन, ऑप्टिक फाइबर, सी केबल्स, गैस, ऑयल, इन सब की बात हो रही है। और एक मैं पॉइंट बता दूं, इसराइल क्यों, क्योंकि इसराइल में हाइफा में जो पोर्ट है वो इंडिया मैनेज कर रहा है, अडानी ग्रुप उसको मैनेज कर रहा है। जी। जी। सो देयर इज अ फुल लिंकेज ऑफ दिस। और साइप्रस और ग्रीस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स, गैस फाइंड्स इन मेडिटेरेनियन, इंडियाज इंटरेस्ट ऑफ इंपोर्टिंग गैस, ये सब चीजें अलाइन हो रही हैं। और ये पूरा अगर मैप में देखा जाए तो सब टर्की के बिल्कुल साउथ की बात कर रहा हूँ, समुद्र में, जो उनका हिस्सा था ऑटोमन एम्पायर के टाइम पे, जिसको वो अपना बैकयार्ड आज भी मानते हैं, एजियन सी को और मेडिटेरेनियन सी को। सो इंडिया ने 3 चीजें करी, जस्ट टू रिपीट। काउंटर बैलेंस किया है टर्की को बाय सपोर्टिंग दीज 3 कंट्रीज, एक्सेस टू यूरोप, आईमेक की तरफ आईमेक बना रहे हैं, और तीसरा डिफेंस एक्सपोर्ट हमने इंक्रीज किए हैं आर्मेनिया को, और साइप्रस से बात करके। सो तो इसमें मैं एक और बता दूं कि हमारे जॉर्जिया के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, जो उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर ही है। और दूसरी तरफ अगर आप जाएं तो बुल्गारिया और रोमानिया, इनके साथ भी कुछ कुछ हमारी अंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं। तो ये पूरा एक रिंग बनी जाता है या जो टर्की के चारों तरफ है। और ब्रह्मोस की सेल्स की भी बात चल रही है, ये भी ओपन हुई है। तो यस, तो काफी एक्टिविटी रही है। आई स्टिल फेल टू अंडरस्टैंड कि टर्की जो है, जो हमारा जो इरिटेंट पॉइंट जो है उनका, उनके साथ मेनली अभी तक कश्मीर रहा था। वो तो अलग चीज है कि उन्होंने एक ऑलमोस्ट एक तरह से वॉर में पार्ट लेके, इट इज अ ओपन चैलेंज टू अस कि हम वॉर में पार्ट ले रहे हैं, फाइटिंग अगेंस्ट यू। उनके 3 एयरमैन या सैनिक मरे भी थे उसमें, उस वॉर में। तो व्हाट आर दे गेनिंग? आप क्या फिर से खलीफा बन जाएंगे? नहीं बनने देंगे आपको। सऊदी अरेबिया नहीं आने देगा। आपने पहले ट्राई कर लिया है कि मलेशिया, पाकिस्तान और टर्की ने एक अपना ट्रोइका बनाने की कोशिश की थी, जो बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुआ था। और उसके बाद पाकिस्तान से भागा भागा सऊदी अरेबिया के पास पहुंचा था।
तो ये कुछ होने वाला नहीं है। इट इज़ अ अननेसेसरी यूज़लेस एक्सरसाइज़ जो कर रहे हैं वो। और आपने बहुत ही सुंदर तरीके से इस जटिल समस्या को हमारे सामने रखा और उसके एक्सप्लेनेशन दिए और उसकी हिस्टोरिकल फैक्ट्स दी, जो बहुत ही लोग सराहना करेंगे उसकी और उसको पसंद करेंगे। सो थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर आशीष। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। थैंक यू।